हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं। रमाकांत यादव जी अरैया वाले की कहानी है। उनकी ये कहानी है पिता की पहलू। तो आशा करती हूँ ये कहानी आप लोगों को पसंद भी आएगी और आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो मैं कहानी शुरू करती हूँ। 45 वर्षीय दीवान की नौकरी छूट गई थी। बॉस ने जलील करके ऑफिस से निकाल दिया था। पिछले 12 महीनों में तीसरी बार उसे नौकरी से निकाला गया था। रात हो चुकी थी। वो बाजार से पेड़ के नीचे रखे एक बेंच पर बैठा था। घर जाने का उसका जरा भी मन नहीं था। बेंच पर बैठा वो अपने दोस्तों को बार बार फ़ोन मिला रहा था। उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि कहीं जगह खाली हो तो बता दे, उसे तुरंत नौकरी की ज़रूरत है। दीवान कामचोर नहीं था, मगर बढ़ते कंप्यूटर के इस्तेमाल ने उसे कमज़ोर बना दिया था। हालांकि उसने कंप्यूटर चलाना भी सीख लिया था, मगर नए लड़कों जितना कंप्यूटर उसे नहीं चलाना आता था। इस कारण उससे गलतियां हो जाती थीं। रात के 10 बज रहे थे। वो हताश और निराश सा घर पहुंचा और अंदर प्रवेश करते ही बीबी चिल्लाई, कहाँ थे इतनी देर रात तक? किस औरत के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे थे? तुमको शर्म भी नहीं आती क्या? घर में जवान बेटा और बेटी बैठे हैं, उनकी शादी की उम्र निकलती जा रही है। कब होश आएगा तुम्हें? अगर इनकी जिम्मेदारी नहीं निभानी थी तो पैदा ही क्यों किया इन्हें? दीवान कुछ नहीं बोलते। पत्नी की रोज रोज की चिक चिक का उन्होंने जवाब देना ही छोड़ दिया था। अभी वो बाहर रखी टंकी से लगे नल से हाथ मुंह धो ही रहे थे कि बेटी दौड़ते हुए उनके पास आई। आते ही बोली, पापा आप मेरे लिए मोबाइल लाए क्या? दीवान ने बेटी को भी कोई जवाब नहीं दिया। बेटी फिर से बोली, पापा आप जवाब क्यों नहीं देते? सुबह तो आप पक्का प्रॉमिस करके गए थे कि रात को लौटते वक्त मेरे लिए आप मोबाइल लेकर आएंगे। दीवान चुप रहे। वो जवाब भी देता तो क्या? बेटी की मोबाइल के लिए एडवांस मांगने पर ही तो बास ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। बेटी अपने हाथ में पकड़े पुराने फ़ोन को दिखाते हुए बोली, आपको क्या लगता है पापा मैं झूठ बोल रही हूँ? देखो ये मोबाइल सचमुच ख़राब हो गया, ऑन करते ही हैंग हो जाता है। दीवान चुप था। वो अपनी नौकरी जाने की खबर भी किसी को नहीं बताना चाहता था, क्योंकि वो जानता था अगर ये बात उसने बताई तो बेटा बेटी पत्नी सभी उसके पीछे पड़ जाएंगे, उसे कोसने लगेंगे। वो ढंग से काम नहीं करता, इसलिए वो हर चौथे महीने नौकरी से निकाल दिया जाता है। हाथ मुँह धोने के बाद वो सीधा अपने कमरे में गया, जहाँ बेड पर पसरी पत्नी मोबाइल चला रही थी, जिसकी आंखें मोबाइल स्क्रीन पर थी और कान घर में हो रही बातों को सुन रहे थे। जो ही दीवान कमरे में कदम रखे वो चिल्लाई, जवाब क्यों नहीं देते? बहरे हो गए हो क्या? बेटी को मोबाइल लाकर क्यों नहीं दिया? वो दबी दबी आवाज़ में बोला, मेरे हाथ में पैसे नहीं आए, जब पैसे मिलेंगे तब ला दूंगा। पत्नी बोली, हाथ में नहीं थे या किसी से उधार ले लेते? तुम तो जानते हो ना वो कंपटीशन की तैयारी कर रही है, बिना मोबाइल के वो कैसे पढ़ेगी? दीवान के पास तो जवाब देने को बहुत कुछ था, मगर उन्होंने चुप रहना सीख लिया था। वो रसोई में चले गए और खुद थाली निकालकर फिर खाना खाने लगे। दीवान की बेटी 22 साल की हो चुकी थी, बेटा 24 साल का हो चुका था। दोनों पढ़ाई में कम और सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय बिताते थे। इसी कारण कंपटीशन में निकलने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। अभी दीवान ने खाना खत्म ही किया था कि उनका बेटा घर से बाहर गाना गुनगुनाता हुआ सीधा रसोई में आया, मगर दीवान को वहां खाना खाते देखकर अपने कमरे में चला गया। दीवान ने नोटिस किया उसके कदम बहक रहे थे। जरूर यार दोस्तों के साथ बैठकर वो पीकर आया है। शुरू में जब बेटा पीकर घर आता था तब दीवान उसे बहुत डांटा करता था, मगर एक दिन बेटा सामने से बोल गया। दीवान को ज़्यादा गुस्सा आ गया था, इसी कारण उसने बेटे को थप्पड़ लगाना चाहा। तब बेटे ने उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से से उसे आग दिखाने लगा था। उस दिन के बाद दीवान ने बेटे से कुछ भी कहना छोड़ दिया था। वह खाना खाकर वापस कमरे में आया तब पत्नी की किचकिच फिर से शुरू हो गई, मगर वह चुपचाप से सो गया। सुबह जल्दी उठकर वो काम की तलाश में निकल गया। वो जानता था बिना काम किए सब कुछ बिखर जाएगा। घर खर्च चलाना था, बच्चों की पढ़ाई की ज़रूरतें पूरी करनी थी, उनकी शादी भी करनी थी। शाम तक वो भूखा प्यासा दफ्तरों के चक्कर लगाता रहा। खाना नहीं खाने से शरीर का शुगर लो हो गया था। शरीर शून्य सा हो गया था। वो सोचते हुए चल रहा था। पता नहीं कब चलते चलते वो फुटपाथ की मुख्य सड़क पर आ गया। तेज दौड़ता हुआ ट्रोला उसके ऊपर से निकल गया। दीवान को तड़पने का भी मौका नहीं मिला।
सड़क पर ही उनके प्राण पखेरु उड़ गए। दीवान के बेटे बेटी पत्नी रोते बिलखते हुए उन लोगों ने उनका अंतिम संस्कार किया। उनके जाने के बाद घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया था। जिन लोगों ने से पैसे उधार ले रखे थे वो रोज़ घर का चक्कर लगाने लगे थे। रिश्तेदारों ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया था। घर का वाईफाई कनेक्शन कट चुका था और अचानक घर में नेट चलना बंद हो गया था। बेटा और बेटी अब खाने में कमी नहीं निकालते थे, जो भी मिल जाता था खा पी कर सो जाते थे। बेटे की आज़ादी खत्म हो गई थी। अब वो एक कपड़े की दुकान में 7,000 रुपये महीने की नौकरी करने लगा था। बेटी भी एक प्राइवेट स्कूल में 5,000 रुपये महीने की नौकरी करने लगी थी। पत्नी के लिए सब कुछ बदल चुका था। माथे का सिंदूर मिटते ही उसने सजने संवरने का अधिकार भी छीन लिया था। अब वो घंटों शीशों के सामने खड़ी रहती थी। पति को देखते ही किचकिच शुरू कर दिया करती थी। अब उनकी आवाज़ सुनने को लोग तरस रहे थे। पति जब जिंदा थे तो वह निश्चित होकर सोया करती थी, मगर उनके गुजरने के बाद एक छोटी सी आवाज़ भी उन्हें डरा देती थी। रात भर वो नींद के लिए तरसती थी। उनके गुजरने के बाद पूरे परिवार को पता चल गया कि वो उनके लिए बहुत कुछ थे। वो सुख चैन थे, वो नींद थे, वो रोटी थे, वो कपड़ा थे और मकान थे, पूरा बाजार थे, वो ख्वाहिशों का आधार थे, मगर उनकी वैल्यू उनके जीते जी उन्हें पता नहीं चली। इसलिए बाप की कदर किया करो। तो ये है रमाकांत यादव सर की कहानी, जो कि बहुत प्यारी कहानी है, पिता की वैल्यू। पर दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, हमारे बच्चे जो अपने माता पिता की कदर नहीं करते हैं या उन्हें नहीं समझते, वो इतना नहीं समझते कि उनके रहते वो अपना करियर बना सकते हैं। एक पिता जब तक है तब तक आप अपने करियर को बना सकते हो और अगर आप चाहते हो तो बिगाड़ भी सकते हो, क्योंकि पिता आपको सारी सुख सुविधाएं देते हैं। आप पढ़ाई करो, वो उसके लिए कहीं से भी कर्जा लेकर आएंगे, कहीं से भी उधार लेकर आएंगे, नौकरी करेंगे, ओवर टाइम करेंगे, लेकिन वो अपने बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। और जब बच्चे ऐसे बहक जाते हैं तो उन माता पिता को बहुत दुख होता है। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और, माता हो, पिता हो, पति हो, पत्नी हो या बच्चे हो, जो भी है, कहते हैं ना कि हम उनके रहते ही हमें उनकी कदर करना चाहिए, अपने प्यार को दिखाना चाहिए कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। लड़ाई झगड़ा थोड़ी देर का होना चाहिए। ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा हो गया है तो आप महीनों ना बात करें, 2-2 महीनों एक दूसरे को ना समझें, हमेशा एक दूसरे के ऊपर गलत आरोप लगाएं। पति पत्नी में तो अक्सर ये चीज़ें होती हैं कि लोग एक दूसरे पर गलत आरोप लगाते रहते हैं, सारी ज़िंदगी उसी में बीत जाती है। तो गाइस, हमें कभी कभी गलतियों को भूल के उनकी अच्छाइयों को देखना चाहिए। कभी ये नहीं कि हाँ आपने ये नहीं किया तो ये ऐसे हो गया, आपने ये ऐसे किया तो ये ऐसे हो गया, ये ना सोच के हमें ये सोचना चाहिए कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आगे कुछ ना खराब हो। यहाँ पे पत्नी रोज़ किचकिच करती थी और जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी टेंशन रहता था। तो मैं ऐसे पत्नियों से भी गुजारिश करूँगी कि आप अपने पति के चेहरे को देखकर अंदाज़ा लगा सकती हैं कि वो प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं या वो कुछ गलत कर रहे हैं। एक पत्नी के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो अपने पति को देखकर पहचान सकती है कि वो उनकी हालत कैसी है, या उनके चेहरे से उनके हाव भाव पता चल जाते हैं कि हाँ उनको क्या दिक्कत है। और दूसरी बात, मैं पतियों से भी कहना चाहती हूँ कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, आप अपने परिवार को बताइए। हाँ, किचकिच होगी, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, लेकिन उससे तो अच्छा है कि आपके परिवार वाले उसका सल्यूशन ढूंढेंगे और दूसरी बात, वो समझेंगे आपको। आपको लगता है कि हाँ आपका परिवार आपको नहीं समझेगा, इसलिए आप सारी जितनी भी बातें होती है अपने अंदर दबोचे रहते हैं, जो कि आगे चलकर कोई ना कोई बीमारी का रूप धारण कर लेती है या कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। और इसके बाद आपका परिवार और दुखों से जूझता है। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि अगर मैं बता दूंगा तो मेरा परिवार दुखी होगा। जी नहीं, आपका परिवार दुखी नहीं होगा, वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होगा और प्रॉब्लम यूँ चुटकी में दूर हो जाएगी। लेकिन अगर आप नहीं बताएंगे तो आपको अगर कुछ हो गया तो आपका परिवार सच में प्रॉब्लम से जूझेगा। तो आप अपने दिल की बात या आपके साथ जो भी घटनाएं होती हैं वो ज़रूर अपने परिवार से बताइए, अपनी पत्नी से बताइए, अपने बच्चों से बताइए, उनसे शेयर कीजिए कि आप इस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक लोग समझेंगे कैसे। ये कलयुग है, यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा कि आपको ये परेशानी है। तो गाइस, अगर ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। उस कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई कहानी के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।